नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाजन की। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटा है। राजस्थान का सबसे सटीक भौतिक वर्गीकरण कृषि विभाग के द्वारा किया गया, जो आज भी सबसे ज़्यादा मान्य है और सबसे अधिक प्रचलित है। राजस्थान को प्रमुख रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्व के मैदान, चौथा आड़ोती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थार के मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ। यह माना जाता है कि पहले सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सभी एक साथ जुड़े हुए थे। एक ही भूखंड था, अलग अलग नहीं थे, जिनको संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता था। सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिनको क्या बोलते थे? संयुक्त रूप से पेंजिया बोलते थे। यहां पे मैं लिख देता हूं पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर एक समुद्र था जिसको बोलते थे पेंथालासा। पेंजिया के चारों ओर एक समुद्र था जिसको बोलते थे पेंथालासा। पेंथालासा। पेंजिया के बीच में एक सागर था, एक छिछला समुद्र था जिसका नाम था तेथिस सागर। तेथिस सागर। तेथिस सागर एक छिछला समुद्र था जिसमें अवसाद जमा होते रहते थे। अवसाद मिट्टी, कचरा, कंकड़ आदि नदी के द्वारा, हवा के द्वारा जमा होते रहते हैं समुद्र में। फिर उनसे धीरे धीरे वो अवसाद जमते हैं तो चट्टानें बन जाते हैं, जिन्हें अवसादी चट्टानें बोलते हैं। अवसादी चट्टानें पेट्रोलियम और गैस के भंडार होती हैं। तेथिस सागर के उत्तर में जो भूखंड था उसको बोलते थे अंगारा लैंड। और तेथिस सागर के दक्षिणी भूखंड को गोंडवाना लैंड बोलते थे। गोंडवाना लैंड। फिर भूगर्भीय हलचल हुई और ये जो भूखंड था पेंजिया था, ये टूट गया और अलग अलग भूखंडों में बट गया, जहां पे आज महाद्वीप बचे हुए हैं। यानी इस भूखंड से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जब महाद्वीप बनेंगे, यानी ये जो स्थलखंड है टूटेगा, तो पेंथालासा का जल भी अलग अलग जो टूटेगा उस क्षेत्र में बहेगा, तो पेंथालासा से महासागरों का निर्माण हुआ। तेथिस सागर था, उससे एक मरुस्थल का निर्माण हुआ और उस मरुस्थल को ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल नाम दिया गया। ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। मान लेते हैं यह ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल है। पूरे संयुक्त रूप से मरुस्थल का नाम दिया गया ग्रेट पेलियो। नाम बहुत बड़ा है लेकिन इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल नाम दिया गया। अब जो इस ग्रेट पेलियो मरुस्थल का पूर्वी छोर था उसको थार का मरुस्थल कहा जाता है।
पूरी को थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। बीच का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है अरब का मरुस्थल। जो पश्चिमी हिस्सा है उसको बोला जाता है सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। साक्ष्य के तौर पर यह बताया जाता है कि थार के मरुस्थल में, यानी राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, इसमें पेट्रोलियम व गैस के भंडार पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम व गैस बहुत मात्रा में मिलती है। यही कारण है कि अरब का मरुस्थल है उसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, इन देशों में पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। 33 सागर का अवशेष होने के कारण, दूसरा थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष होने के कारण इस क्षेत्र में सबसे अधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। थार के मरुस्थल का नाम, पाकिस्तान में एक जिला है थार, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा थार का मरुस्थल। और पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। इस प्रकार से थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ। गोपीनाथ शर्मा ने यह बताया कि थार का मरुस्थल वर्तमान में जहाँ है वहाँ पे पहले समुद्र था और श्री राम ने वहाँ पे बाण छोड़ा, बाण से वो समुद्र सूख गया और थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ। कॉलेजों में भी ये पढ़ाया जाता है। थार का मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान और भारत। भारत में 85% है। थार का मरुस्थल भारत में 85% है, ना कि 62%। पाकिस्तान में शेष बच गया 15%। अब पूरे भारत में जो थार का मरुस्थल है, पूरे भारत में जो थार का मरुस्थल है उसका 62% राजस्थान के अंतर्गत आता है। राजस्थान में 62% आएगा। बासठ प्रतिशत राजस्थान के अंतर्गत आया। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर, उसका 61.11% 61.11% सिर्फ थार का मरुस्थल में आता। पूरे भारत में जितना थार का मरुस्थल है उसका 62% राजस्थान के अंतर्गत आता है और राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है जितना, उसका 61.11% थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। और जनसंख्या की यदि बात की जाए तो राजस्थान में 40% जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है। साफ सी बात है, जहाँ पे सुविधाओं की कमी होगी जनसंख्या वहाँ पे कम होगी। अगला, थार का मरुस्थल राजस्थान में 12 जिलों में फैला हुआ है और इसकी उत्तर से लेके दक्षिण तक लंबाई है वो 640 किलोमीटर है और थार के मरुस्थल की चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर है और थार के मरुस्थल की ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर के बीच में है। सुविधा के दृष्टिकोण से थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, अर्ध शुष्क मरुस्थल। सुविधा के दृष्टिकोण से थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, अर्ध शुष्क मरुस्थल,
अर्ध शुष्क मरुस्थल। दूसरा शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, इस प्रकार से दो भागों में बांटा गया है। और इनके विभाजन का जो माध्यम है, अर्ध शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल को जो विभाजित करता है वो है 25 सेंटीमीटर वार्षिक समरेखा। यानी वार्षिक समरेखा उसको बोलते हैं जिसमें समान रूप से वर्षा होती है, लगभग एक औसत निकाल लिया जाता है, उसको बोलते हैं वार्षिक समरेखा। तो यहाँ पे देखो, थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, तो आएगा उत्तर 25 सेंटीमीटर वार्षिक समरेखा। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि मरुस्थल को राजस्थान से अलग करने वाली, मरुस्थल को शेष राजस्थान से अलग करने वाली वार्षिक समरेखा कौन सी है, तो उत्तर आएगा 50 सेंटीमीटर वार्षिक समरेखा, जो कि अरावली के पश्चिमी छोर के सारे सारे है। ये जो है अरावली देख रहे हैं आप, इसी अरावली के सारे सारे 50 सेंटीमीटर वार्षिक समरेखा भी है। फिर सुविधा की दृष्टिकोण से शुष्क मरुस्थल को भी दो भागों में बांट दिया गया। पहला वो क्षेत्र जहाँ पे बालू के टीले नहीं पाए जाते हैं, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जिसको बोला जाता है। दूसरा बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जिसमें बालू के टीले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसलमेर जिले का कुछ हिस्सा, जोधपुर जिले का पश्चिमी हिस्सा, बाड़मेर जिले का उत्तरी हिस्सा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में आता है। लोदरवा, पोखरण, फलोदी ये क्षेत्र, यहाँ तक कि जैसलमेर जिला है वो भी बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंतर्गत बसा हुआ है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र को आमादा बोला जाता है। अगला, राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है, मरुस्थलीय एरिया, उसमें अधिकतर झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें हैं और भूगर्भिक जल है वो भी अधिकतर खारा है। लेकिन राजस्थान में एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसको लाठी श्री क्षेत्र बोलते हैं, जैसलमेर जिले में है। पोखरण से मोहनगढ़ तक भूगर्भिक जल है वो मीठा है। अब सवाल यहाँ पे यह आता है कि लाठी श्री क्षेत्र है उसका जल मीठा क्यों है, बाकी खारा है, खारे पानी की झीलें हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विलुप्त सरस्वती नदी के जलीय अवशेष पाए जाते हैं। लाठीश्री क्षेत्र के उत्तर पूर्व में एक गांव बसा हुआ है जिस गांव का नाम है चंदन गांव, और यहाँ के लोग नलकूपों के माध्यम से पानी निकालते हैं और टैंकरों के माध्यम से सप्लाई करते हैं चारों ओर। उन संयुक्त रूप से उन नलकूपों को एक नाम दे दिया गया चंदन नलकूप। चंदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। इसी लाठीश्री क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में एक गांव बसा हुआ जिसे सम गांव कहते हैं। सम गांव राजस्थान का वनस्पति रहित क्षेत्र है। दूसरा आता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। राजस्थान में सबसे अधिक बालू का स्तूप जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक बालू का स्तूप जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। अब सभी प्रकार, तो प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए इनको भी हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे आएंगे बरखान। बरखान और बिरखा, यानी पश्चिमी राजस्थान में जो वर्षा होती है उसको बिरखा बोलते हैं, और बरखान जो अर्धचंद्राकार मिट्टी के टीले होते हैं उनको बरखान बोला जाता है। बरखान, इस प्रकार के जो टीले बनते हैं इनको बरखान बोला जाता है। बरखान सबसे अधिक चूरू जिले में होते हैं।
बरखान सबसे ज़्यादा चूरू जिले में पाए जाते हैं। बरखान सबसे ज़्यादा चूरू जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार में सबसे अधिक योगदान बरखान मिट्टी के टीलों का है, क्योंकि ये अपने जगह को स्थानांतरित करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। हवा के माध्यम से ये जल्दी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरा, ये बरखान मिट्टी के टीले होते हैं। जैसलमेर जिले में इनका जो सामने का क्षेत्र बचता है, इसमें एक मिट्टी की दीवार खींच दी जाती है, मिट्टी बना दी जाती है। फिर इनमें वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है। उस वर्षा के जल को ये रब्बी के फसल में काम में लेते हैं, खासतौर से जैसलमेर जिले में, जिसको खड़ीन बोला जाता है। खड़ीन, इस प्रकार से खड़ीन का निर्माण कर लिया जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ बालों का स्तूप वायु के समकोण पर बनने वाले मिट्टी के टीले होते हैं। वायु के समकोण पर बनते हैं ऐसे। ये समकोण पर बने हैं इस प्रकार से। अनुप्रस्थ प्रकार के बालों का स्तूप सबसे अधिक बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? बाड़मेर में। तीसरे नंबर पे आते हैं अनुदैर्घ्य, जिन्हें रेखीय बोलते हैं। रेखीय बालों का स्तूप या अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य या रेखीय प्रकार के बालों का स्तूप हवा के समानांतर बनते हैं। इनसे एक सीढ़ी जैसा निर्माण हो जाता है, ऐसे बनते हैं। अब हवा इधर से आ रही है, देखो ये समानांतर बनेंगे बिल्कुल। इस प्रकार से अनुदैर्घ्य बनते हैं। अनुदैर्घ्य सबसे अधिक जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। सबसे अधिक जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं शीप। जो अर्धचंद्राकार बालों का स्तूप होते हैं बरखान, इनके विपरीत दिशा में जब हवा चलती है तो इनकी एक हिस्से को हवा के द्वारा काट दिया जाता है, जिनको शीप बोला जाता है। मान लीजिए ये अर्धचंद्राकार बालों का स्तूप है और हवा जब इधर से चलेगी, इधर से, तो इसका एक हिस्सा वो कट जाएगा। चाहे ये हिस्सा कट जाओ, चाहे ये हिस्सा कट जाओ, या फिर बीच का हिस्सा जैसे कट जाएगा ऐसे। तो ये दो अलग अलग मिट्टी के टीले बन गए, अलग दो ऐसे। इनको बोला जाता है शीप ऐसे। अब यदि शीप बन, ये देखो इसमें क्या है, ये बिल्कुल हवा के समानांतर बनी है। ये हवा के समानांतर बने हैं, तो हवा के समानांतर बने हैं तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? अनुदैर्घ्य के अंतर्गत। शीप को अनुदैर्घ्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि बरखान आएंगे वो अनुप्रस्थ के अंतर्गत आएंगे। पांचवें नंबर पे पैराबोलिक बालों का स्तूप। पैराबोलिक पैराबोलिक बालों का स्तूप राजस्थान के सभी जिलों में पाए जाते हैं और इनकी आकृति बरखान के बिल्कुल विपरीत होती है। जैसे हेयर पिन होती है बालों में लगाने वाली, उस जैसी आकृति ये ले लेते हैं लगभग। ऐसी आकृति, इनको बोलते हैं पैराबोलिक। राजस्थान में सबसे अधिक पैराबोलिक प्रकार के बालों का स्तूप पाए जाते हैं। ये सभी जिलों में पाए जाते हैं, जबकि मरुस्थल के विस्तार में सबसे ज़्यादा योगदान है वो है बरखान बालों का स्तूपों का।
छठे नंबर पे आते हैं तारा बालू का स्तूप। तारा यानी ऐसा बालू का स्तूप जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो, उसको तारा बालू का स्तूप कहते हैं। जैसे 1 भुजा हो गई, 2 भुजा हो गई, 3, ये तारा बालू का स्तूप है। तारे जैसी आकृति बन जाती है इसमें। तो इस प्रकार से ये 6 प्रमुख बालू का स्तूपों के प्रकार हैं। इसके अलावा 7वें नंबर पे सब्बर का पीस या नेब खां। पश्चिमी राजस्थान में जब हवा चलती है तो वनस्पति में मिट्टी उड़ उड़ के छोटे छोटे टिल्ले बन जाते हैं। उनको सब्बर का पीस या नेब का कहा जाता है। अब आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। पहले आता है लूणी बेसिन। लूणी बेसिन इसे गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं। जालोर, पाली, सिरोही का कुछ हिस्सा, बाड़मेर का कुछ हिस्सा लूणी बेसिन के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि इसमें मुख्य तौर से नागौर और अजमेर जिले आते हैं। कुब्बड़ पट्टी इन्हीं जिलों में पाई जाती है। वहाँ के जल में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा है। फिर तीसरा पार्ट है वो है शेखावाटी आंतरिक अपवाह क्षेत्र। शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र यानी शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में जयपुर जिले का कुछ हिस्सा है, सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले आएंगे। इनमें जो नदियां होती हैं वो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती हैं। हालांकि चूरू में तो कोई नदी नहीं है। चूरू और बीकानेर का जो क्षेत्र है उसको थली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो जमीन है वो कुछ ऊपर उठी हुई है, और जब जमीन ऊपर उठी हुई है तो स्वाभाविक जो नदी है वो तो ढलान की तरफ बहेगी, ऊंचाई की तरफ नहीं जाएगी। यही कारण है कि चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है। फिर गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है उसको घग्गर क्षेत्र बोलते हैं, या घग्गर बेसिन बोल देते हैं। घग्गर बेसिन घग्गर नदी के क्षेत्र को नाली कहा जाता है। इस प्रकार से अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। घग्गर बेसिन, शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन। और शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांट दिया गया। वह क्षेत्र जिसमें मिट्टी के टीले पाए जाते हैं, दूसरा वह क्षेत्र जिसमें मिट्टी के टीले नहीं पाए जाते हैं। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी के टीलों के बीच में, जब मिट्टी के टीले के जो नीचे की भूमि होती है, इसे टीला बन गया, जैसे मान लीजिए कोई ये टीला है मिट्टी का। अब जो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे जब बारिश होगी तो यहाँ पे जल इकट्ठा हो जाएगा और एक छोटी छोटी तालाब से बन जाएंगे जिनको बोलते हैं टाट या रन। जैसे ताल छापर, चूरू में ताल छापर है, वो क्या है? एक रन है। इसी प्रकार भाखरी, बाप जोधपुर में, ये सब क्या है? अस्थायी जिले हैं जिन्हें टाट या रन बोलते हैं। यदि थार के मरुस्थल की बात की जाए तो जलवायु के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि थार के मरुस्थल में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। और जब हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी और जब
हवाएं समुद्र से पार करेंगी तो समुद्र से अपना जल लेके निम्न वायुदाब की तरफ आती हैं, जिससे भारत में वर्षा होती है। इसलिए थार का मरुस्थल भारत में वर्षा कराने में या फिर जलवायु को मैनेजमेंट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से मैंने आपको थार के मरुस्थल के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से समझाया। अगले वीडियो में मैं आपको अरावली पर्वतमाला के बारे में बताऊंगा। इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इसका निर्माण किस काल में हुआ, इसकी प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, आदि सब चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।